विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस हिंदी पाठों की गाड़ी की रफ्तार को तेज करने के लिए इस YouTube चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सत्र में हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की पहली इकाई का 8वां पाठ, जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। क्या नाम है दोस्तों? पूर्ण विश्राम। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। कौन है लेखक दोस्तों? सत्यकाम विद्यालंकार। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: एक सफल संपादक, कवि और लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी का जन्म सन 1935 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ है। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं हैं। आपका लेखन बहुत ही व्यवहारिक होता है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार: स्वातंत्र्य पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, यह लेख संग्रह है आपका, वीर सावरकर, साथ ही साथ वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, यह जीवन चरित्र लिखा है आपने, आदि आपकी प्रमुख कृतियां या रचना है। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम इस गद्य पाठ से संबंधित प्रस्तावना या विषय प्रवेश समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार: पूर्ण विश्राम पाठ एक हास्य व्यंग्य कहानी की विधा है, जिसे कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार ने लिखा है। यहाँ पर कहानीकार समझाने का प्रयास करते हैं कि गांव हो या शहर या महानगर हो, लोगों का जीवन आज के आपाधापी के युग में इतना व्यस्त हो गया है, भाग दौड़ भरा हो गया है। विश्राम का अर्थ आराम का पल जो है, समय जो है, मुश्किल से ही मिलता है। जब कभी ऐसे अवसर मौके मिलते भी हैं तो घरेलू, पारिवारिक, सांसारिक उलझनों के बाधा के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। इसी बात को लेखक ने खुद के जीवन का अनुभव सुनाते हुए समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में पूर्ण विश्राम कहीं भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ या कहानी के पंक्तियों का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, मुहावरों के अर्थ, साथ ही साथ पाठ के पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब स्पष्टीकरण संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के
पहली इकाई का 8वां पाठ या फिर कहानी, जिसका नाम है पूर्ण विश्राम। क्या नाम है? पूर्ण विश्राम, जिसे सत्यकाम विद्यालंकार जी ने लिखा है। तो चलिए इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। वह इस प्रकार। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि हिंदी की कक्षा 8वीं की किताब यदि आप साथ में रखते हैं तो सोने पे सुहागा। तो चलिए पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 खोल के रखेंगे। उसमें पहली इकाई का 8वां पाठ, उसकी ये जो लाइनिंग है, जैसे कि डॉक्टर ने बाह पर, इस लाइन से लेकर तो धड़कन दुगनी हो गई थी, इस लाइन तक, इस पंक्ति तक। पहले मुखर वाचन करते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, मुखर वाचन। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाय धुनी से मिश्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। तो दोस्तों, यह है मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। बाह मतलब बूझा, फूकना मतलब भरना, नाड़ी मतलब नस नाड़ी, सीरियस मतलब गंभीर, दफ्तर मतलब कार्यालय या ऑफिस, विश्राम मतलब आराम या रेस्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, निरोग मतलब रोग रहित या जिसे कोई रोग न हो ऐसा, प्रसन्न मतलब खुश। श्रीमती यहां अर्थ है लेखक की पत्नी। दोस्तों फिर से एक बार सुन लीजिए, श्रीमती यहां पर अर्थ है लेखक की पत्नी। जुहू मतलब मुंबई में स्थित जुहू चौपाटी। पूर्णिमा मतलब जिस दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है, जैसे बोलते हैं ना पूनम का चांद, पूर्णिमा मतलब पूनम। अलार्म बेल मतलब घंटी, जैसे घड़ी या मोबाइल लगाते हैं उसमें भी देखिए अलार्म लगाई जाती है घड़ी या मोबाइल में। हाँ, तो वही अलार्म मतलब बेल या घंटी। नोट करना मतलब लिखना।
सूची मतलब लिस्ट या यादी। गैरेज मतलब जहां 2 या 4 पहियों वाली गाड़ी का काम होता है। ट्यूब वाल मतलब हवा भरने का साधन। 1 गैलन मतलब 4 लीटर। फिर से दोस्तों एक बार सुनिए, 1 गैलन मतलब 4 लीटर। साथ ही साथ ऑयल या फिर ऑयल जिसे बोलते हैं मतलब चिकनाई युक्त तेल जो इंजन में डाला जाता है या घूमते पार्ट को लगाया जाता है या उसमें डाला जाता है। पायधुनी मतलब मुंबई के एक स्थान का नाम है यह पायधुनी। मिस्त्री मतलब मिस्त्री जो काम करते हैं ना, हाँ। चटखनिया मतलब कड़ी। कसना मतलब फिट करना। दिल की धड़कन दुगनी होना मतलब हृदय की गति तेज होना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इसमें आए हुए ये जो कठिन शब्द थे, इसी के साथ साथ डॉक्टर ने बाह पर, इस पंक्ति से लेकर तो धड़कन दुगनी हो गई थी, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार कहते हैं, जब मैं डॉक्टर के पास तबीयत दिखाने गया तब डॉक्टर साहब ने मेरे बाह पर अर्थात भुजाओं पर काला कपड़ा लपेटकर रबड़ की थैली से हवा भरते हुए मेरी नाड़ी की गति चेक की। अर्थात डॉक्टर ने मेरे शरीर की बीपी चेक की। दोस्तों बीपी जो होता है उसे ब्लड प्रेशर ऐसे भी कहते हैं। तो ऐसे ही बीपी चेक की, ब्लड प्रेशर चेक किया, हाई बीपी है या लो बीपी। तब डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस अर्थात गंभीर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीपी नॉर्मल है। अर्थात रक्तचाप जो होता है वह ज़्यादा भी नहीं है मतलब हाई बीपी भी नहीं है और रक्तचाप लो भी नहीं है मतलब लो बीपी भी नहीं है। तो बीपी कैसी है? नॉर्मल है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप दफ्तर से अर्थात कार्यालय से, ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बाहर घूमने चले जाइए क्योंकि आपको पूर्ण विश्राम मतलब आराम की आवश्यकता है। पूर्ण आराम ही आपको पूर्ण निरोग कर देगा, ऐसे डॉक्टर साहब कहते हैं, मतलब रोग रहित कर देगा। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, विश्राम अर्थात आराम भी कैसे होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर साहब की यह बात सुनकर लेखक की पत्नी को प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। कई महीनों बाद घूमने का आनंद आएगा, इस कारण भी खुशी हुई होंगी। जब मैं घर पहुंचा तो श्रीमती जी अर्थात पत्नी को कह दिया कि जुहू अर्थात मुंबई स्थित चौपाटी घूमने के लिए जाना है, तैयारी कर लो। पूरे 2 दिन तक पूर्ण विश्राम करेंगे अर्थात पूर्ण आराम करेंगे। योगायोग से एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी अर्थात गोल मटोल पूनम के चांद के उजाले के साथ चांदनी रात का सच्चा आनंद तो जुहू पर ही आएगा। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। रात के 2 बजे का अलार्म जो है, बेल जो है वह लगा दी, मतलब वो घंटी लगा दी।
जैसे मोबाइल में लगाते हैं या फिर घड़ी में लगाते हैं ना, हाँ वही अलार्म जो है वह लगा दी है दोस्तों। लेकिन श्रीमती स्वयं अलार्म बेल के पहले ही, मतलब 2 बजे के पहले ही उठ गई और कुछ नोट करने लगी, मतलब लिखने लगी। श्रीमती अर्थात लेखक की पत्नी ने बाहर घूमने के लिए जाना है, इस हिसाब से कौन कौन से काम करवाने हैं उसकी बड़ी लंबी चौड़ी सूची अर्थात लिस्ट बनाकर पति के हाथ में थमा दी, अर्थात लेखक के हाथ में दे दी। इतना ही नहीं तो गैरेज में, मतलब जहां 2 या 4 पहियों की गाड़ी जो है उसका काम होता है, वहां पहुंचकर फिर से मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवाल जो हवा भरने का साधन है, साथ ही साथ रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन अर्थात 4 लीटर इंजन ऑयल डालने का, मतलब इंजन में जो चिकनाहट भरा तेल डाला जाता है ना, हाँ तो वही इंजन में डालने का ऑयल जो है, आदि चीज़ें लिख दी जो भूल गई थी। दिन भर भाग दौड़ करके पायधुनी से, मतलब मुंबई में स्थित जो एक स्थान है, ऐसे उस स्थान से पायधुनी से मिस्त्री, मतलब लकड़ियों का काम करने वाला मिस्त्री को बुलाया गया था। मिस्त्री ने भी सुबह से लेकर तो शाम तक 4 में से सिर्फ 2 खिड़कियों की चटखनियां अर्थात कड़ी भी नहीं कसी थी, फिट नहीं की थी। मोटर के लिए लगने वाला सामान खरीदते और लाते लाते ही रात हो गई, इसलिए मेरी दिल की धड़कन दुगनी हो गई, मतलब मेरी हृदय गति और भी तेज हो गई। संक्षिप्त में दोस्तों, डॉक्टर ने पूर्ण आराम की बात कही थी, लेकिन यहाँ तो आराम के लिए जो कामों की सूची बनाकर दी थी उसके इंतजाम में ही ज़्यादा परिश्रम हो गया, तो कैसे कह सकते हैं पूर्ण विश्राम। तो चलिए दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 पर रात को सोने लगे, ये पंक्ति से लेकर तो तैयारी न की होगी, ये पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं, वह इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, मुखर वाचन। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने करकमलों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोह को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बूझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। आश्वासन मतलब तसल्ली, करकमल मतलब हाथ, मुआयना मतलब
निरीक्षण करना। सूची मतलब लिस्ट या यादी। शोर मचाना मतलब चिल्लाना। चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा। बूझना मतलब बंद होना। धौंकनी करना मतलब हवा भरना। यहां पर स्टोव में हवा भरी थी ना, हाँ, तो धौंकनी करना मतलब हवा भरना। प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम। स्थगित मतलब रद्द या फिर टालना। दत्तचित्त मतलब एकटक या फिर ध्यानपूर्वक। जुट जाना मतलब लग जाना। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब रात को सोने लगे, ये पंक्ति से लेकर तो तैयारी न की होगी, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ या स्पष्टीकरण इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार कहते हैं कि जब मैं रात को सोने लगा तो श्रीमती मतलब पत्नी ने तसल्ली अर्थात आश्वासन देते हुए, तसल्ली करते हुए, आश्वासन देते हुए कहा कि कल जुहू पर दिन भर विश्राम होगा तो थकावट अपने आप दूर हो जाएगी। पत्नी ने अर्थात श्रीमती ने ही अपने नाजुक कर कमलों से अर्थात हाथों से घड़ी की गुंडी घुमाकर अलार्म अर्थात बेल लगा दी, घंटी लगा दी और हाँ, खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना अर्थात निरीक्षण करके तसल्ली कर ली कि सूची में, यादी में, लिस्ट में लिखा गया सामान आया है या नहीं। सुबह 5 जैसे ही बजे घड़ी का अलार्म बेल जो है, घंटी जो है, शोर मचाने लगी, जैसे कि ट्रिंग 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 ट्रिंग, ऐसे शोर मचाने लगी अर्थात घड़ी की बेल चिल्लाने लगी। सुबह के 5 बजे थे, मतलब थोड़ा अंधेरा ही था। रोशनी होते होते जुहू की तैयारी चरम सीमा मतलब अंतिम सीमा पर पहुंच गई दोस्तों। लेकिन स्टोव भी आज ही धोखा दे रहा था। वह प्रत्येक मिनट बूझ रहा था अर्थात बंद हो रहा था। लगभग 30 मिनट अर्थात आधा घंटा धौंकनी करने में अर्थात स्टोव में हवा भरने में चला गया। फिर भी स्टोव शुरू नहीं हुआ तो चाय का प्रोग्राम अर्थात चाय का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा अर्थात रद्द करना पड़ा, टालना पड़ा। उसके बाद दत्तचित्त अर्थात ध्यानपूर्वक एकटक होकर फिर से तैयारी में जुट गए अर्थात लग गए। जैसे वाटरलू जाने से पहले इतिहासकार नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी दोस्तों। इतनी अच्छी तैयारी घूमने के लिए यहाँ की जाती है। तो चलिए दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 19 और 20 के ऊपर ऐसी महत योजनाओं, ये पंक्ति से लेकर सब चीजें तो रख ले, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं। वह इस प्रकार, ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी
समाचार पत्र रखना न भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख ही लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जूं पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर केप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठियां आई पड़ी हैं, जूं पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सरदर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूं छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। क्या ढूंढ रही थी दोस्तों? नेल कटर। नाखून काटने का होता है ना, हाँ, वह नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। इस प्रकार दोस्तों यह मुखर वाचन है। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। महत मतलब महान, सहयोग मतलब मदद या फिर सहायता, विश्वास मतलब भरोसा, मन, वचन, कर्म अर्थात चित्त, वाणी और कार्य, याद दिलाना मतलब याद कराना, हाथ बटाना मतलब सहायता करना, उपकार मतलब कृतज्ञता, पुड़िया मतलब पूरी या मराठी में जिसे पापड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पापड़िया। बहुत बढ़िया लगते हैं दोस्तों। हाँ, ये पुड़िया, जैसे कि आलू की सब्जी और पुड़िया, आहा लाजवाब। अचार मतलब सभी प्रकार के मसालों के पदार्थ, जैसे कि चटनी और रायता मिलाकर उसमें कच्ची कैरी या हरी मिर्च के टुकड़े डाल देते हैं, उसे आचार कहते हैं। समाचार पत्र मतलब अखबार, जैसे कि अपने तरफ आता है ना, लोकमत, सकाळ, अपला महाराष्ट्र, पुण्यनगरी, दैनिक प्रश्न चिन्ह, हाँ, ऐसे ढेर सारे जो अखबार अपने तरफ आते हैं ना, हाँ, तो वही समाचार पत्र। गुलबंद मतलब ऊनी मफलर या सर्दी से बचने के लिए गले में लपटने वाली ऊनी पट्टी। सर्द हवा मतलब ठंडी हवा। बेदिंग सूट मतलब समुद्र में नहाते समय पहनने वाले कपड़े। नोट पेपर मतलब जिस पर कुछ लिखा जाता है ऐसा पेपर। लिफाफे मतलब सफेद या खाकी पाकिट। राइटिंग पैड मतलब लेखन पैड।
वक्त अर्थात समय, बीमा मतलब सुरक्षा, जैसे हमारे तरफ LIC बहुत सुप्रसिद्ध है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो दोस्तों बहुत बार LIC निकालते हैं ना, हाँ वही बीमा मतलब वही। भुगतान मतलब पैसा चुकाना। साथ ही साथ सर मतलब सिर या माथा। करी, यहां पर दोस्तों करारी धूप ये शब्द आया है, इसका मतलब है तेज गर्मी। नेल कटर मतलब नाखून काटने का कटर। बहुत बार देखिए बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं तो नेल कटर से नाखून काटते हैं। हाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो नाखून होते हैं ना ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े नाखून यदि हो जाते हैं ना तो उसमें गंदगी जो है ना जमा होते रहती है, और वह गंदगी बहुत बार जब हम खाना खाते हैं तो उस समय वह हमारे पेट में चली जाती है। इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए एक बात ध्यान में रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी अपने नाखून जो है ज़्यादा लंबे बढ़ाना नहीं है। जैसे ही वह बढ़े तो उसे नेल कटर से काट लेना है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात नोट डाउन कर लीजिए, ताकि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम अगले टॉपिक में ऐसी महत्व योजनाओं, ये पंक्ति से लेकर तो सब चीजें तो रख लो, ये पंक्ति तक का सरल अर्थ मतलब स्पष्टीकरण समझते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार कहते हैं पूर्ण विश्राम। दोस्तों पूर्ण विश्राम के लिए जो महत्व अर्थात महान योजना बनाई गई थी उसे संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को सहयोग मतलब मदद की भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। दोस्तों सहयोग, मदद की भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र था। मदद भी कैसे? मन, वचन और कर्म अर्थात चित्त, वाणी और कार्य तीनों से होती थी। जीवन का यह मंत्र हम भूले न थे। जीवन का यह मंत्र जो था ना, हम दोनों कभी भूले न थे। श्रीमती अर्थात पत्नी मेरे कामों को याद दिलाती और मैं भी उनके उपकार अर्थात कृतज्ञता या आभार मानने के बदले उसके चिंताओं में कुछ फिक्र में, उसके चिंताओं में फिक्र में हाथ बटाता था, सहायता करता था। ऐसे में मैंने पत्नी को याद दिलाई पूड़ियों के साथ अर्थात मराठी में जिसे पापड़ी कहते हैं ना, हाँ, उसके साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। दोस्तों अचार का नाम सुनकर सबके मुख में पानी आ जाता है। आ गया होगा आप लोगों के मुख में भी पानी, ऐसे। ओके दोस्तों, अचार कैसे बनता है पता है आप लोगों को? सभी प्रकार के मसाला युक्त पदार्थ, चटनी और रायता, साथ ही साथ उसमें तेल मिलाकर, तेल को पहले गरम कर लेते हैं, हाँ वही गर्मा गर्म तेल मिलाकर अचार बनता है। दोस्तों उसमें हरी मिर्च या कच्चे आम के टुकड़े डालकर और भी टेस्टी हो जाता है वो अचार। तो ऐसे ही टेस्टी अचार की याद श्रीमती जी को दिलाई और इस प्रकार एक के बाद एक जो कई चीजें, एक के बाद एक कई चीजें एक दूसरे को याद करते रहे, जिसमें
समाचार पत्र पढ़ने के लिए रखना है, ऐसा श्रीमती जी बोलती है। तो लेखक पत्नी को गुलबंद अर्थात ऊनी मफलर या सर्दी से बचने के लिए गले में लपेटने के लिए ऊनी पट्टी भी रख लेना, जो पिछले साल कश्मीर से लाए थे। पत्नी याद दिलाती है कि बेदिंग सूट मतलब समुद्र में नहाने का आनंद लूटने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वह जरूर ले लीजिए, नहीं तो नहाना धरा का धरा रह जाएगा, अर्थात नहा नहीं पाएंगे आप। लेखक कहते हैं और हाँ, तुम रबर कैप जरूर रख लेना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इस प्रकार आगे नोट पेपर जिस पर कुछ लिखा जाता है, फिर लिफाफा, सफ़ेद या खाकी पाकिट, साथ ही साथ राइटिंग पैड रखने की बात होती है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं माँ के चिट्ठियों का जवाब नहीं दे पाई। जो खाली समय में वह भी काम हो जाएगा। घर के कामकाज में ऐसे तो वक्त भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं तो बिजली का बिल, बीमा अर्थात सुरक्षा नोटिस, जैसे LIC के हफ्ते बाकी रह जाते हैं तो वे भी नोटिस भेजते हैं दोस्तों पैसे भरने के लिए। तो उनका भी भुगतान मतलब पैसा चुकाना है तो जरूर साथ में रख लेना। जाते जाते LIC ऑफिस में और साथ ही साथ बिजली घर के उस ऑफिस में जाकर ये बिल या भुगतान कर देंगे या ये बिल भर देंगे। जहां घूमने के लिए जा रहे हैं वहां बहुत करारी धूप पड़ती है, मतलब तेज धूप होती है। धूप में तो आपका माथा दुखने लगता है। और हाँ, धूप से बचने वाली क्रीम जरूर रख लेना, नहीं तो शाम तक छाले पड़ जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े हो जाएंगे। पत्नी अर्थात श्रीमती जी कहती है रख लूंगी। उसे कैंची, ब्रश सब मिल गया है, लेकिन नेल कटर अर्थात नाखून काटने का कटर उसे अभी तक नहीं मिला था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। कब से उसी को ढूंढ रही थी। नेल कटर को वह ढूंढ रही थी दोस्तों। हाँ दोस्तों, फिर से एक बार मैं दोहराता हूं। नेल कटर जो नाखून काटने का साधन है, साहित्य है दोस्तों। अपने जो नाखून है ना वह ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। वैसे नाखून बड़े हट्टी होते हैं, कितना भी काटो वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमको भी एक हट जरूर करना है कि नाखून की जो बढ़ते हैं ना उसे ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, ताकि नाखून जो बढ़ते हैं ना उसके अंदर मैल जमा हो जाता है और जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर का जो मैल है, गंदगी जो है वह हमारे पेट के अंदर चली जाती है, जिससे हमारे पेट में गड़बड़ी होने लगती है। दोस्तों, सेहत के लिए हानिकारक है नाखून बढ़ाना, तो ये बात अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए। और आप स्वयं तो नाखून को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन साथ ही साथ अपने दोस्तों को, मित्र परिवार को, साथ ही साथ अपने घर आजू बाजू सबको ये महत्वपूर्ण बात जरूर कहेंगे कि नाखून बढ़ाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये अच्छा कार्य कीजिए, कर भला तो हो भला। तो इस प्रकार से यहाँ पर वह नेल कटर ढूंढ रही है। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने पूर्ण विश्राम की बात यहाँ पर कही थी, लेकिन उनकी तैयारी का यह दृश्य देखकर लगता है कि पूर्ण विश्राम नहीं तो 2 दिन तक के
पूर्ण काम की तैयारी चल रही है। तो है क्या दोस्तों, फिर जीवन में आराम है क्या? जीवन में कभी आराम ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यह था सरल अर्थ स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 20 और 21 पर, इधर मैं अपने लिए, इस पंक्ति से लेकर अब क्या होगा, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं दोस्तों। वह इस प्रकार, इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया दोस्तों। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। अखबार मतलब समाचार पत्र, या मराठी में जिसे वर्तमान पत्र कहते हैं। जैसे कि हमारे इस परिसर में लोकमत, सकाळ, पुण्यनगरी, अपला महाराष्ट्र, दैनिक प्रश्न चिन्ह, ऐसे अखबार या वर्तमान पत्र आते हैं ना दोस्तों। हाँ, उसे ही यहाँ पर अखबार या समाचार पत्र कहते हैं। समालोचन मतलब गुण दोषों का विवरण, झोंक लेना अर्थात रख लेना, धुन सवार होना अर्थात लगन होना, अटैची मतलब सूटकेस या फिर बैग जिसे बोलते हैं ना। हाँ, हम जब गांव जाते हैं तब सूटकेस भर लेते हैं ना। हाँ, तो वही। साथ ही साथ दोस्तों, तट मतलब किनारा, लहर की थपेड़ मतलब लाटों की मार। जो समंदर के ऊपर घूमने जाते हैं, मतलब समंदर के किनारे घूमने जाते हैं, तब एक के बाद एक लहरें आती रहती है, तो वही लहर की थपेड़ मतलब वही लाटों की मार। रंग पीला पड़ना अर्थात घबरा जाना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ, इधर मैं अपने लिए, इस पंक्ति से लेकर तो अब क्या होगा, इस पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकर कहते हैं, बाहर घूमने के लिए जाना था, इसलिए नया अखबार अर्थात समाचार पत्र ले लिया। कुछ किताबें रख ली जो बहुत दिनों से समालोचन मतलब गुण दोषों के विवरण के लिए मेरे पास आई थी। सोचा कि ये 2 दिनों में फुर्सत के साथ समालोचन कर दूंगा, अर्थात गुण दोषों का विवरण जो है वह कर दूंगा। इसलिए
3 किताबें थैले में रखी ली। हाँ दोस्तों, कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी, अर्थात कविता की लगन थी, कविता की रुचि थी। इसलिए इधर उधर बिखरे हुए जो बिखरे पड़े थे ऐसे कतरने भी जमा कर ली, क्योंकि कविता लेखन की प्रेरणा के लिए सुंदर वातावरण जुहू पर ही मिलेगा। जुहू जैसी अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। आखिरकार कई अटैची अर्थात सूटकेस बैग के साथ कई थैले झोले भरकर हम पति पत्नी जुहू पहुंचे। पहले तो 5 से 7 मिनट हम दोनों पति पत्नी को ऐसे लगा जैसे हम स्वप्न लोक में हैं, लेकिन हम हकीकत में जुहू पर पहुंच चुके थे। सफर की गर्मी से पसीनों से पूरी तरह गीले हो चुके थे, थक भी चुके थे। इसलिए सबसे पहले हम ये थकान मिटाने के लिए समुद्र के ठंडे पानी में नहाने चले गए। समुद्र तट अर्थात किनारे पर, समुद्र किनारे पर नहाने वाले लोगों की भी वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। देखते ही देखते एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों पति पत्नी को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से, मतलब समुद्र के लाटों की उस मार से न जाने श्रीमती अर्थात पत्नी के मस्तिष्क में एक नई स्फूर्ति आ गई और एकदम घर की बात याद आ गई। श्रीमती मुझसे पूछने लगी, अजी तुम्हें याद है घर से निकलते समय तुमने बरामदे की खिड़की अंदर से बंद कर दी थी या नहीं? लेखक ने सहज रूप से कह दिया, अरे भगवान, मुझे तो कुछ याद ही नहीं पड़ता। लेखक के कहने के बाद भी श्रीमती जी मन ही मन सोचते रही, यदि खिड़की अंदर से बंद नहीं हुई और खुली रह गई तो क्या होगा? खिड़की से कोई अंदर घुस गया तो घर का सामान चोरी हो जाएगा। ऐसे सोचते 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 उसका चेहरा जो है, उसके चेहरे का रंग जो है पीला पड़ गया दोस्तों, अर्थात श्रीमती जी घबरा गई। पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे भगवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? हम घूमने के लिए आए हैं, चिंता के लिए नहीं। और जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ऐसा कहते ही श्रीमती के आंखों से आंसुओं का विशाल समंदर ही बहने लगा। उनके कांपते थर्राते होठों पर एक ही शब्द गूंजने लगा, अब क्या होगा? हाय, अब क्या होगा? दोस्तों, मुश्किल से 2 दिन का समय निकाला था पूर्ण विश्राम के लिए, लेकिन पूर्ण विश्राम नहीं, पूर्ण चिंता, चिंता और चिंता यहां पर दिखाई देती है दोस्तों। तो ये था सरल अर्थ। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 21 उसके ऊपर, और अगर खिड़कियां इस पंक्ति से लेकर पूर्ण भयावह हो जाता है, इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन करते हैं दोस्तों। तो चलिए, मुखर वाचन इस प्रकार, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक 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 धक
कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। धक 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 कर रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर जाकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं लगाई। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है, वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। अधीरता मतलब धैर्य न होना, धड़कन मतलब घबराहट, रफ्तार मतलब गति, चटखनी मतलब खिड़की की कड़ी, नतीजा मतलब परिणाम, दिल मतलब हृदय, जो सीने के अंदर होता है ना दोस्तों, हाँ, जो धक 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 करते रहता है, हाँ वही। पूर्ण विश्राम मतलब पूर्ण आराम, पूर्ण निरोग मतलब पूरी तरह से निरोग, पूर्ण भयावह अर्थात पूर्ण घबराना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हम और अगर खिड़कियां इस पंक्ति से लेकर तो पूर्ण भयावह हो जाता है, इस पंक्ति का सरल अर्थ अर्थात स्पष्टीकरण समझते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पंक्तियों में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार कहते हैं, घर की खिड़की खुली रह गई होगी तो न जाने घर का क्या होगा। इस सोच से, विचार से उनका धैर्य न रहा, उनकी अधीरता ज्यादा हो गई। जिस धड़कन के इलाज के लिए डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, इसलिए जूह पर आए थे, लेकिन वह 10 गुना, कितने गुना? 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने अर्थात लेखक ने तेजी से गाड़ी चलाई। मोटर तेज चलने के कारण इंजन की भी धक धक बढ़ गई थी। किसकी धक धक बढ़ गई थी दोस्तों? इंजन की। तो इंजन कैसे कर रहा था? धक 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 धक। तो इंजन की भी धक धक बढ़ गई थी। लेकिन लेखक का दिल मतलब हृदय इंजन से भी तेज रफ्तार गति से धड़क रहा था, तेज गति से धड़क रहा था। कैसे? धक 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 धक। जिस रफ्तार से घर से जूह निकलते थे, जिस रफ्तार से घर से जूह निकले थे, उससे भी दुगनी रफ्तार से अर्थात गति से घर वापस आए। अंदर आकर देखते हैं तो खिड़की की चटखनी मतलब खिड़की की कड़ी बदस्तूर अर्थात बराबर ठीक ठाक लगी थी, क्योंकि लेखक ने ही वह लगाई थी। लेकिन लगाकर भूल गए थे कि कड़ी लगाई है या नहीं। फलस्वरूप इसका नतीजा मतलब परिणाम यह हुआ कि पहले तो सिर्फ मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अर्थात पहले तो सिर्फ लेखक के ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, लेकिन अब श्रीमती जी अर्थात उनके धर्म पत्नी की भी दिल की धड़कन बढ़ गई। दोस्तों, यह दृश्य अनुभव कर, यह दृश्य देखकर मुझे याद आ रहा था पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग अर्थात
पूर्ण आराम और पूरी तरह से रोग से मुक्त निरोग। हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक विश्वास पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है, मतलब पूर्ण घबराहट या पूर्ण घबराना हो जाता है। संक्षिप्त में दोस्तों, जहां जीवन है वहां पूर्ण विश्राम है क्या? हाँ दोस्तों बताइए, जहां जीवन है वहां पूर्ण विश्राम है क्या? तो जवाब में मिलेगा नहीं, पूर्ण विश्राम नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर पूर्ण विश्राम जो 8 नंबर का पाठ है पहली इकाई का, जिसे सत्यकाम विद्यालंकार जी ने लिखा है, वह यहाँ पर संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी छात्रों को यह कहानी जो है पसंद आई होगी, यह पाठ पसंद आया होगा। इस कहानी को, इस पाठ को और भी समझना है तो दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसमें आए हुए कठिन शब्द के जो अर्थ है वह अपने नोटबुक में लेखन कर लीजिए। और साथ ही साथ हाँ दोस्तों, इसका स्वाध्याय जो कृति पत्र होता है ना, वह भी आपके नोटबुक में लेखन करके रखना है। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाते जाते मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और मेरे अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।